सखी सहेली की सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। क्या बात है, इतना लंबा पॉज? हमने सोचा थोड़ा सा लंबा हो जाए ना पॉज, तो फिर यात्रा भी लंबी हो जाती है। ऐसे थोड़ा रुकने मिलता है ना, ठहराव को मिलता है। तुम शुरू से ही कार्यक्रम में मतलब ठहराव चाह रही हो, थकने लगी हो, हमें लग रहा है कुछ ऐसे। नहीं, हम थकने नहीं लगे हैं। असल में हमने तुलसीदास जी के कुछ दोहे पढ़ लिए, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे अंदर भी वो सारे दुर्गुण तो नहीं, कि क्या क्या सुधार करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे विचार आ रहे हैं बुआ जी। तो बिटिया, नेहा बिटिया, ये तो सही बात है कि चाहे कबीर दास हो, तुलसीदास जी हो, रहीम दास जी हो, इन सब ने जीवन जीने के बड़े गुण जो है, गुरु जिसको कहते हैं ना, कि आप जिसको कि मूल मंत्र मान के गांठ बांध लो, वो सब बड़े प्यार से बताया है। कुछ कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि वाह, मजा आ जाता है कि नहीं? बिल्कुल। और आज तुलसीदास जी की जयंती है, इसलिए हम उस पर तो बात करेंगे बुआ जी, लेकिन और क्या क्या बातें करेंगे पहले ये बता देते हैं। बता दो। तुलसीदास जी पर बातें करेंगे। केवल बात ही बात करोगे, घुमाने ले चलोगी? हैं, घूमने चलेंगे हम। आज हम राजस्थान जाने वाले हैं घूमने, अलवर। और साथ ही हम बात करने वाले नवजात और संग्रहित दूध के बारे में। हाँ, यही तो हम कह रहे थे, स्तनपान सप्ताह चल रहा है, तो इस बारे में विशेष बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी भ्रांतियां हो गई हैं। लेकिन संग्रहित दूध कैसे किया जाए, उसका संग्रहण कैसे किया जाए, और उसका क्या महत्व है और क्यों जरूरी हो जाता है, ये सब बड़ा जरूरी है जानना, है कि नहीं? बिल्कुल। और वो दिन याद करो में हमारे जो सभी सखियां हैं, श्रोता हैं, वो याद करेंगे सिनेमा घर में अपनी पहली फिल्म उन्होंने कैसी देखी थी। अच्छा, तो तुम ले जाओगी पुराने जमाने में, मानोगी नहीं है जी। तो इससे याद आएगा ना उन्हें कि पहली फिल्म देखते हुए कहीं पकड़े गए थे क्या, या पहली फिल्म दिखाने के लिए ले जाया गया था, या स्कूल से गए थे पहली फिल्म देखने। तो क्या क्या बातें हैं वो हमें बताएं। और कभी कभी तो बिटिया हम लोग के समय में तो बच्चों वाली फिल्में भी आती थी, जो रविवार को सुबह शो चलता था 9 बजे, क्योंकि पहले तो सिनेमा 12 बजे से शुरू होता था। ऐसे तो होता नहीं रहा कि 24 घंटे सिनेमा चलता रहे, आप जब मर्जी हो रात को 2 बजे चले जाओ, सुबह 7 बजे चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं था, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 ऐसे चलता था। उसमें रविवार के दिन क्या होता था, बच्चों की जो फिल्में होती थी, बच्चों के लिए खास तौर से बनती थी, वो बनती थी, और घर के जो बड़े भैया होते थे सबको उंगली पकड़ कर ले जाते थे। तो उसमें चीनी की गुड़िया, एक थी कुत्ते की कहानी, तो ऐसी बहुत सारी हैं फिल्में जो देखी गई हैं। हो सकता है आपने भी देखी हो, तो जरूर बताइए, है कि नहीं? तो इस बारे में हम सारी बातें करेंगे। लेकिन जब ये सिनेमा घर वगैरह नहीं बना था, तब बहुत सी बातें सिखाने का माध्यम बने, जब गोस्वामी तुलसीदास जी, और उन्होंने बहुत से अच्छी अच्छी बातें दोहे के जरिए उन्होंने बहुत से ज्ञान दिया, और व्यवहार कैसा करना चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। ऐसे अब भाई देखो, ऐसा है ना कि दी तो दी, तो ये तो वर्ड फेमस है कि हमारे यहाँ इतनी सब प्यारी प्यारी बातें जो हैं वो चौपाइयों में, छंदों में, श्लोक के माध्यम से, सोरठा, ये सब जो तरीके हैं काव्य के, उनके माध्यम से बता दिए जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के बारे में भी दोहा है, जो मतलब याद करना बड़ा आसान है ना। 1554 विसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। तो 1554 ईस्वी की कुछ लोग कहते हैं 1532 कि श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। बहुत स्पष्ट नहीं है, कुछ लोग सूकर क्षेत्र जो है गोंडा जिले में, उसे मानते हैं इनका जन्म स्थान। तो इस तरह से कुछ कुछ है। लेकिन ये जो दोहा बनाया गया, जो पंक्ति बनाई गई है, भाई बचपन में जब जीवनी याद करना रहता रहा ना, तो बड़ा आराम मिलता था। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आसानी से याद हो जाती हैं, और भी बहुत सारी बातें याद हो जाती है। जैसे बुआ जी देखिए, एक बहुत अच्छा वाला दोहा हम भी लेकर के आए हैं। बताओ। वो उसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। क्या बात है। तो जहाँ हम जाते हैं और हमें देख के लोग अगर खुश नहीं होते और हमारे लिए प्रेम नहीं रखते हैं, तो वहाँ बिल्कुल हमें जाना नहीं चाहिए, चाहे वहाँ पर सोने की बारिश ही क्यों ना हो रही है। यानी कि धन से जो बड़ा है वो सम्मान है, और आपकी खुशी है, आनंद है। बिल्कुल। तो आनंद जो है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इस 2 पंक्ति में कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें उन्होंने बता दी, है ना, कि किस चीज का कितना महत्व है। तो समझना तो अपने अपने हाथ में है कि कैसे समझ रहे हो उसको। ऐसे ही उन्होंने कहा कि कहीं कहीं का प्रसंग है, सचिव वैद्य गुरु 3 जौ। सचिव वैद्य गुरु यानी कि जो आप सेक्रेटरी रखते हैं वो, वैद्य यानी कि आपका चिकित्सक, गुरु यानी गुरु। 3 जौ प्रिय बोलहि भय आस, यानी भय के साथ अगर डर के आपसे बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि 3 चीज का नुकसान हो जाता है। राज धर्म तन,
तीनिकर होई बेगिही नास। तो इन तीनों का नाश हो जाता है। राज का यानी राजपाट, यानी आपका जो भी साम्राज्य है, या जो अगर आप कहीं सीईओ हैं या आप किसी भी पद पर हैं और आपने एक सहयोगी रखा है, सचिव रखा है, तो आपका वो राजपाट है वो खतरे में आ जाएगा। वैद्य अगर आप गलत आपसे डरकर बोल रहा है तो जाहिर है कि आपके स्वास्थ्य का नुकसान होगा, आपके तन का नुकसान होगा। और ऐसे ही गुरु अगर नहीं ठीक से बोल रहे हैं तो आपके जो धर्म है उसकी हानि होगी। तो इस तरीके से बड़े प्यार से इन्होंने बता दिया है कि नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगिही नास। तो यानी कि अगर ये प्रिय नहीं भी बोलते हैं तो अगर हमारे लिए जो सही है वो बोलते हैं असल में। हाँ। अगर ये नहीं कह रहे हैं वैसा आपके डर की वजह से तो बहुत सारी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर ये ऐसी बातें बोल रहे हैं जो हमें पसंद नहीं आ रही है तो भी हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी भलाई के लिए ही कुछ कह रहे हैं। जी, यानी कि कड़वा तो खाना पड़ेगा। वहीं तो हमारे तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। यानी आप भगवान के भरोसे आराम से सो जाइए, बिना डरे झिझके आराम से सोइए, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा और जो नहीं होना है वो होगा ही नहीं। तो ऐसे आप चिंता में जागने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि तनाव मुक्त रहने के लिए इन्होंने बड़े आसानी से बता दिया कि जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो नहीं ही होगा। बिल्कुल। और हमारे साथी भी कह रहे हैं कुछ। क्या? वो कहते हैं कि पहले तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर नमन कहा और लिखा है उन्होंने, तुलसी तन मन सेविए जब तक घट में प्राण, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। ऐसा उन्होंने लिखा है। ये कुछ एक अलग दोहा है। कुछ प्रिंट हमें लगता है गलत भी हो गया है, आगे पीछे हो गया ना। बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। हम रामचरितमानस तो जानते हैं और ये ऐसा कहना चाहिए ग्रंथ है, हर घर में पाया जाता है। एक तो आसान सी भाषा है, ब्रज भाषा में है। कुछ लोगों को तो कुछ जैसे सुंदरकांड बड़ा प्यारा सा ये है अध्याय, उसको सब लोगों ने याद ही कर लिया है अधिकतर। और जब कुछ खास करना हो प्रतिष्ठान आपको, तुरंत इसको कर लेते हैं घर में बैठ के। अखंड रामायण की जाती है, ये तो घर घर में है, लेकिन उतनी ही उन्होंने और भी रचनाएं की हैं और उनके बारे में तो हम बात करेंगे। लेकिन एक दो लाइन है जो तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी खुद अपने बारे में तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा हो गई राम की, बन गए तुलसीदास। तो उन्होंने कहा कि हमारी इसमें कोई भी महानता नहीं है। अब ये दो पंक्ति भी जो है नेहा बिटिया, देखो सीखने वाली बात है ना कि आप कुछ भी हैं किस लिए हैं ये तो आपको समझना होगा। वही है कि जो होना है वही होगा, तो कोई लिखवाने वाला तो कोई और है, आप तो बस माध्यम है। तो बुआ जी वो जो एक दोहा है ना, उसे हमने खोज निकाला और हमें पता चल गया वो कौन सा याद आ गया तुमको। जब ठोक ठोक के पढ़ा रहे थे तब तो भागती थी तुम इधर उधर, अब याद आ गया। वो असल में वो आखिरी वाली पंक्ति तो सही थी, लेकिन शुरुआत वाली है जी। क्या है याद करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। क्या बात है, यानी कि आपको दया नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपके घट में प्राण है। यानी इस शरीर को घट भी कहा जाता है जी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ते पढ़ते सब आ जाती हैं बेटिया। लेकिन जहां तक हम रचनाओं की बात कर रहे थे, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि तुलसीदास जी एक महान संत और कवि थे। उनकी कई रचनाएं सदियों से विश्व भर में प्रख्यात है, जैसे दोहावली, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि। ऐसे ही रत्नावली भी है। ज्ञान, प्रेम और भक्ति पर उनके विचारों ने हमेशा लोगों को प्रेरित किया है। तुलसीदास की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत ही इन्होंने अच्छी तरह से सारी चीजें लिखकर भेजी है। अच्छा, एक चीज और लिखी है, दूसरे साथी ने लिखकर भेजा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचनाकार थे। रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास जी को 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। तो ये बात इन्होंने लिखकर भेजी है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि शुरू में तो वो लिखते थे और फाड़ते जा रहे थे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे उनको कुछ इस तरीके से ज्ञान हुआ, आभास हुआ, फिर उन्होंने लिखना शुरू किया और इस तरह से संग्रहित हुई और रामचरितमानस हमारे सामने आई। लेकिन हनुमान चालीसा की अगर बात करें तो ये तो हर बच्चे की जुबान पर रहता है कि नहीं। बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। क्या बात है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सभी साथियों को बहुत अच्छी तरह से ये जानकारी तो है ही, क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में जानकारी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो और देखो कहीं ना कहीं हम इन सब दोहों का प्रयोग भी करते हैं। ऐसे कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुल माही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यानी कि आप कितनी भी चीजों को एक साथ रख लेंगे, लेकिन जो सुख आपको सत्संग से मिलता है वो और चीजों में नहीं मिलता है। 7 स्वर्ग का भी जो सुख है, अगर इसको एक
हम तराजू पर रख दे तो नहीं मिलेगा जब तक कि आप सत्संग में नहीं बैठेंगे। अच्छे लोगों का साथ करना कितना ज़रूरी है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो हमें बताते हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने बताया हमें, तो हम उन्हें याद तो कर ही रहे हैं। लेकिन अब जब तुम कहोगे कि नहीं नहीं बुआ जी बहुत हो गया, घूमने चलिए घूमने चलिए घूमने चलिए, तो अब हम घूमने चलते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में हमने जब सारी बातें की और इतना सब दोहे उन्होंने कहा भी है। अभी देखिए जो अभी हमने ये पढ़ा, इसका अर्थ ही वही था, तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय। तो हो सकता है कि नारायण किस वेश में हमें मिल जाए, तो हो सकता है कि नारायण हमें अलवर की ओर भी मिल सकते हैं अगर हम वहां घूमने जाएं तो, क्योंकि सभी से मिलना है ना हमें। चलो तो इसलिए हम समझ रहे हैं, तुम कहीं ना कहीं तो बात बना के अपने मतलब की बात करवा ही लोगे। वैसे तो आज हमें घूमना ही था। चलो तो ये सैर पे हम आज जाने वाले राजस्थान की, जो कि आमतौर पे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जैसी जगहों के बारे में राजस्थान में हम ज्यादा जानते हैं। हाँ। लेकिन अलवर भी पर्यटन के मामले में कहीं भी कम नहीं है, जहाँ बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं और इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक इमारतें और रोमांच से भरे कारनामे भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं और उतने ही विकल्प मिलेंगे बुआ जी भोजन के और खरीदारी के भी मिलेंगे। अच्छा। तो साथ ही राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति तो हमारा मन मोहती है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो सबसे पहले ना हम ये सोचते हैं इस बार हमने थोड़ा उल्टा किया है, क्योंकि हर बार क्या होता है, एक तो पहले हम ये सोचते कि पहुंचे कैसे। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताया? हो सकता है हम कैंसिल कर देते आज का कार्यक्रम। घूमने वाला क्यों कार्यक्रम, मतलब सखी सहेली नहीं, ये तुम्हारा घूमने वाला क्यों? चलो पहले बताओ, देखें तुमने क्या उल्टा क्या किया। पहले कैसे पहुंचा, कैसे जाइए हमने। हाँ, पहले ये तो ठीक है। अच्छा, हमें लगा कुछ और तुम गड़बड़ करोगे। और भी किया है हमने गड़बड़ तो, मगर वो धीरे धीरे पता चलेगा ये क्या। चलो देखो, यही हम भी बता देते हैं। तुम कह रही हो तो हम ही बता देते हैं ये बात कि भाई एक जंक्शन है और सबसे सुविधाजनक मार्ग यही है, और यहाँ देश के कई प्रमुख शहरों से नियमित रूप से रेल जाती हैं। तो सड़क मार्ग से जाना चाहे तो भी जा सकते हैं। जयपुर, जोधपुर, दिल्ली जैसे स्थान से सीधी बस, टैक्सी या जो कैब आजकल जिसको बोलते हो, तुम लोग क्या बोलते हो? कैब और टैक्सी में फर्क है ना? हाँ, कैब से भी जा सकते हैं। वहीं माना आपका हवाई जहाज से जाने का है भाई, तो इसके लिए साथ साथ रेल यात्रा, सड़क यात्रा भी करनी होगी, क्योंकि अलवर में सीधे कोई हवाई अड्डा नहीं है। तो दिल्ली या जयपुर से पहुंच सकते हो, घूमते फिरते पहुंच जाओ और थोड़ा रास्ते का भी मजा मिल जाएगा। आजकल का तो रेल यात्रा करते हुए चलेंगे बुआ जी, क्योंकि उसमें ज्यादा आनंद आता है, खाना पीना मिलेगा। हाँ, और अब अलवर हम जब पहुंच जाएंगे तो अलग अलग तरह के राजस्थानी व्यंजन जैसे कि दाल बाटी, चूरमा, रबड़ी, लस्सी, गट्टी की सब्जी वगैरह तो हमको हर दुकान में मिल ही जाएगी। बिल्कुल। और कचौड़ी वहाँ की खास होती है। कचौड़ी भी होती है और अच्छी अच्छी चीजें तो मिलेंगी। और यहाँ से हम मिल्क केक और कलाकंद जरूर लेके आएंगे। और बाजार भी बहुत खूबसूरत है। हाँ। यहाँ से हम मुख्य रूप से लाख की चूड़ियाँ, कढ़ाई वाली मोजड़ी, जूते, हाथ से बुने हुए कालीन और हस्तशिल्प की बहुत सारी वस्तुएं मिलती है बुआ जी, यहाँ से हम खरीद सकते हैं। तुम पहले बाजार भी है अच्छे अच्छे। सुनिए तो देखिए, माला खेरा बाजार है, सराफा बाजार है, केडलगंज बाजार है, तो यहाँ सब हम लोग जाएंगे और सारी चीजें। पहले घूमने की जगह छोड़ के ये तुम बाजार में क्यों घुस गई भाई? फिर यही होता है, यही समझ रहे थे तुम कुछ गड़बड़ करोगे और तुमने कर दिया। वो इस बार इसलिए हमने पहले शॉपिंग रखी है, क्योंकि हर बार क्या होता है हम घूमते घूमते थक जाते हैं और वापसी की ट्रेन पहले से तैयार होती है। वो तो रहेगी ना, दौड़ते भागते आना पड़ता है, फिर तो शॉपिंग रह जाती है ना बुआ जी। अरे लेकिन सामान भी तो बढ़ जाता है। सामान जो बढ़ जाता है उसका क्या, ये बताओ। तो हम जहाँ रुकेंगे वहाँ रख देंगे, या फिर गाड़ी लेके तो घूमना है तो हम तुम्हारे खाने, अब तुम्हारे खाने में हम कटौती कर देंगे। चलो ठीक है। तो हम ये घूमते घूमते खरीदारी बाकी रहती है, इसलिए सब ले लेंगे और उसके बाद घूमने जाएंगे। और अलवर तो ऐतिहासिक स्थान है, तो बहुत सारे महल भी हैं, और अगर हम चाहें बुआ जी तो किसी ऐसे महल में रह सकते हैं जो होटल में परिवर्तित हो गया है। हाँ, ये तो बड़ी खूबी है, बड़े सुंदर सुंदर होते हैं और वो पूरा एहसास मिलता है कि कैसे लोग रहते थे महल में, और उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो भव्यता है, उसकी जो शान और शौकत है, उसका मजा लिया जा सकता है। और इसके लिए भाई लेकिन पहले से जब बुकिंग कर लो ना तो बड़ी निश्चिंती रहती है, नहीं तो जाओ तो हर दरवाजे पर ही होता है नहीं कोई कमरा खाली नहीं है। और महंगे भी मिलते हैं, तो अगर हम चाहें तो पहले ले सकते हैं। लेकिन इसकी खासियत ये है अलवर की कि छोटे छोटे महल भी यहाँ बहुत सारे हैं। अच्छा। तो हमें कम कीमत वाले भी महल मिल सकते हैं, जैसे कि यही तो हम बता रहे हैं तुमको कि यहाँ महल वाले होटलों में जैसे कि है सरिस्का पैलेस है, नीम राणा फोर्ट पैलेस है। तो इसके अलावा ऐसे महल भी हैं जो केवल पर्यटन के लिए हैं, घूमने के लिए नहीं है। तो इसमें बहुत अलग अलग पैलेस हैं जो करीब 10 किलोमीटर दूर पर है। तो अगर आप चाहते हैं कि शहर की भीड़ भाड़, वैसे तो अलवर छोटी जगह है, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि और खुले में जाकर रहें तो थोड़ा दूर भी जा सकते हैं। और राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था विजय मंदिर पैलेस का। और झील के पास उद्यानों के बीच में है ये महल, और इसमें 105 कमरे हैं।
अब सिटी पैलेस की बात करें तो भाई इसका नाम जो है अब बदल गया है। मुगल और राजस्थानी वास्तुकला का मिश्रण है, ये बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, और यहाँ तो हम ये सब जगहों तो घूमने जा सकते हैं बुआ जी। और साथ ही किलों की जब हम बात करें तो अरावली में स्थित बाला किला या अलवर किला मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ जाने के लिए लेकिन 300 मीटर की चढ़ाई चढ़नी होगी, मुश्किल काम। और थोड़ी दूर में अलवर जिले में ही स्थित है मशहूर भानगढ़ का किला, जो कि सरिस्का अभ्यारण्य के बीच में ही आता है। और पहाड़ी की तल पे बना ये किला देखने में तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बहुत से लोगों को वो डरावना भी लगता है, क्योंकि बहुत सी कहानियां इसमें ऐसी इसके साथ प्रचलित हैं। हाँ। और यहाँ शाम होते होते सबको बाहर कर दिया जाता है, दरवाजा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि लोग डरते हैं यहाँ। और यहाँ की कुछ वैसा किस्से हैं, किस्से ऐसे हैं, मशहूर ही इसलिए है वो डरावनी जगहों में से एक, तो इसलिए बाहर कर दिया जाता है। वैसे वो बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से भी देखने के लिए बहुत खूबसूरत है। और ऐसे ही है, खूबसूरती की बात करें तो मूसा महारानी की छतरी मिलेगी, जो महल के बाहर ही दिख जाएगी। संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना ये स्मारक राजा और रानी का समाधि स्थल है, जिसे उनकी याद में बनवाया गया। छतरी और गुंबदा नुमाकार जो आकार है उसमें बेहद खूबसूरती से इसका निर्माण किया गया है। और राजस्थान में बावड़ी बहुत मशहूर होती है, तो नीम राणा की बावड़ी आप देख सकते हैं। दरअसल बावड़ी में नीचे की ओर जाती कई सीढ़ियां होती हैं और नीचे एक तालाब होता है, जिसको कि राजस्थान में बावड़ी कहते हैं। नीम राणा की बावड़ी में आपको 170 सीढ़ियां मिलेंगी। ये एक 9 मंजिला इमारत थी, जिसकी हर मंजिल की ऊंचाई करीब 20 फीट, आज तो भाई 8 फीट 10 फीट होती है, तो उस जमाने में 20 फीट 9 मंजिला, तो समझ लें कम से कम 18 मंजिल हो गई। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत वो दिखती है, एकदम भव्य लगती है। भाई देखो ऐसा है कि ये तो मांड है, और अतिथियों के स्वागत के लिए जिस तरह से ये गाया जाता है तो सचमुच लगता है कि सज धज के मेहमान चले आ रहे हैं, और उनका बड़ी कहना चाहिए कि गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, और उतने ही आओ भगत से उनको भोजन तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। और जब अलवर घूमने चल रहे हैं तो भाई ऐसा है ना कि चलो फिर कुछ तुमने धार्मिक स्थल की बात कही थी तो वो भी बता ही दो। बिल्कुल, तो अलवर से 80 किलोमीटर की दूरी पर नारायणी माता मंदिर है, जो कि भारत में राजस्थान के सैन समाज का एकमात्र मंदिर है। अच्छा। और सरिस्का के अंदर स्थित है पांडुपोल हनुमान मंदिर। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। महाभारत काल में पांडवों ने इस स्थान पर समय बिताया था, ऐसा कहा जाता है। यहाँ आपको कुछ दूर तक पैदल यात्रा करनी होती है। सबसे अच्छी बात यहाँ बुआ जी ये है कि लंगूर दिखते हैं, मकाक दिखते हैं, कई पक्षी तो नजर आते हैं। साथ ही यहाँ 35 फुट ऊंचा झरना है, जो सब कुछ काफी देर के लिए भुला देता है। ऐसा लगता है कि वापस तो जाना ही नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे देश में ऐसी ऐसी जगह हैं कि पूछो मत। और मंदिर की बात चल रही है तो भर्तृहरि मंदिर 3 दिशाओं से घिरा हुआ है, और एक जाना माना मंदिर है, सभी लोग जानते हैं इसको। लेकिन अलवर से 55 किलोमीटर दूर है जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान तिजारा जैन मंदिर। अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में नीलकंठ गांव में कई पुरातात्विक अवशेषों वाले मंदिरों को भी देखा जा सकता है। अलवर का 1882 में बना मोती डूंगरी मंदिर अपने गर्म और ठंडे पानी के कुंड के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और 2 प्राकृतिक तालाबों वाला नालदेश्वर मंदिर चट्टानी पहाड़ियों में तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल, तो और वहां पर भी घूम सकते हैं। भाई तो मंदिर वगैरह सब घूम लिए ना बुआ जी, तो हम लोग को सरिस्का अभ्यारण्य न देखने जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों, बिल्कुल चलेंगे भाई। 800 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये नेशनल पार्क, और 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया इसे। ये एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ राजसी बंगाल टाइगर्स काफी पाए जाते हैं, देखने भी मिलते हैं। जंगल सफारी में जब हम जाते हैं तो बहुत ही आसानी से सामने भी वो दिखते हैं और दूर से उन्हें देख सकते हैं। साथ ही रणथंभौर से लाए गए बाघ भी यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ रात में कैंप में रहने की सुविधा भी है, तो वहां भी हम रह सकते हैं, जहाँ कभी कोई नील गाय आकर दस्तक दे सकती है कैंप में। तो ये हमारे ऊपर है, निर्भर है, लेकिन सब सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, ऐसे डराओ नहीं तुम सबको। लेकिन ये तो वर्ल्ड फेमस है कि यहाँ की सब चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन भाई झील की जो बात है ना, वो है, उसमें भी घूम सकते हैं, क्योंकि बस अलवर से 13 किलोमीटर दूर है बस सिलीसेड़ झील की बात कर रहे हैं आप। तो यहाँ हम घूमने जा सकते हैं, बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, और पास में ही पैलेस है। पैलेस संग्रहालय जाकर राज परिवार की वस्तुओं को देखिए, उनके जीवन काल का जायजा लीजिए, और इनमें आपको प्राचीन सिक्के, मूर्तियां, शिलालेख, धातु से बनी तरह तरह की वस्तुएं, वाद्य यंत्र भी मिलते हैं। और पुरजन विहार है, फतेह जंग गुम्बद मकबरा,
गर्भजी वाटरफॉल्स में जाकर बेहतरीन अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल बुआ जी, और अलवर जाके इतना अच्छा लगेगा, ऐसा हमें अभी से लग रहा है कि खाने पीने की तो चीज है और शॉपिंग तो पहले ही हो चुकी है। फिर आप खुद देखिए इतनी सारी जगहें घूमने की हैं, इसके बाद शॉपिंग करने की कोई ताकत थोड़ी बचेगी पैरों में, वापस आने का टाइम हो जाएगा। वैसे ये बात तो है, और बहुत सारी जगह है, तो चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब ये भी किया जा सकता है कि कहीं भी जब आप घूमने जाएं तो नेहा बिटिया की बात मान लें, पहले बाजार कर लें, खरीदारी कर लें, फिर जो बचे कुचे तो पैसा उसी में सब खाना पीना कर लीजिएगा। अगर नहीं बचेगा तो भूखे भी रह सकते हैं आप, पानी वानी पी के काम चला लीजिएगा, हवा खा लीजिएगा, चल जाएगा। चलो ठीक है, पता भी किसको चलेगा कि हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। हाँ, कुछ भी खाओ चलेगा। तो इसलिए किस लिए, कब, कहाँ, यही सब चलता रहेगा। बिल्कुल। देखिए माँ का दूध के बारे में हम बात करने वाले हैं बुआ जी, एकदम ऐसा गंभीर बात है। तो इसमें इतना गंभीर क्या होना चाहिए? माँ का दूध पी के बच्चा तो इतना खुश हो जाता है और तुम इतनी गंभीरता की बात कर रही हो। नहीं, ये बात और हमारे साथियों ने बहुत अच्छी बात भी लिख कर भेजी है, इससे खुश रहो। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि माँ का दूध शिशु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। माँ का दूध नवजात शिशुओं के लिए पोषण का प्राथमिक स्रोत है, जिसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज और मानव दूध ओलिगोसेकेराइड, खनिज और विटामिन होते हैं। माँ के दूध में ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो शिशु को संक्रमण और सूजन से बचाने में मदद करते हैं। तो ये तो बात हो गई, लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं संग्रहित दूध की, इसके लिए भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि ऐसे शिशुओं के लिए राज्य में संचालित स्तनपान प्रबंधन केंद्र है जो संजीवनी बनी हुई है। फिलहाल ये जो केंद्र है उसमें 28 में से 19 केंद्र ही क्रियाशील हैं। इन केंद्रों पर एक वर्ष में करीब, इन्होंने काफी वो लिखा है, करीब 13,324.5 लीटर दूध एकत्र करके करीब 18,371 नवजातों को उपलब्ध करवाकर उनकी जान बचाई गई। परीक्षण में सफल रहे पॉस्चराइज मदर मिल्क का उपयोग 3 माह तक किया जा सकता है। ये इन्होंने एक जानकारी दी है जी। और बड़ी अच्छी जानकारी है। इसी के बारे में सचमुच हम बात करने ही जा रहे हैं कि किस तरह से ये जीवन रक्षक हो जाता है ये दूध, है ना। तो जैसा कि हमें पता है बुआ जी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 1 घंटे बाद से लेकर के 6 महीने तक के बच्चे को तो बिल्कुल माँ का दूध ही आहार उसका होता है, और बाद में 2 वर्ष की आयु तक वो धीरे धीरे दूसरे आहार भी लेता है, लेकिन माँ का दूध भी साथ में उसके सहायक होता है। लेकिन कई बार नवजात जो होते हैं वो माँ के दूध से वंचित रह जाते हैं, जैसे उसके कई कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। कभी कभी माँ का जीवन नहीं रहता है, इसलिए भी होते हैं। कुछ ऐसी बीमारी होती है या कोई ऐसी स्थितियां भी होती हैं, सामाजिक ऐसी परिस्थिति भी होती है कि माँ कहीं दूर चली जाती है। तो इन सब स्थितियों में माँ का दूध जो है उसको मिलना चाहिए, तो वो किसी भी माँ का हो सकता है, तो इसमें मिलता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी सी एक और जानकारी हमारे साथी ने लिखकर भेजी है नेहा बिटिया। इन्होंने बड़ा, सभी हम जानते हैं कि नवजात अलग है और शिशु अलग है, लेकिन किस उम्र तक ये रहता है, इन्होंने लिखा है नया जन्मा बच्चा नवजात होता है, जबकि 1 महीने से 3 साल तक के बच्चे को सिर्फ शिशु कहते हैं। और इन्होंने लिखा 1 मास तक की आयु के नवजात को ही नवजात कहते हैं, शिशु नवजात। तो यानी 1 महीने तक का जो बच्चा है वही नवजात होगा और बाकी शिशु हो गए। और आम बोलचाल की भाषा में लिख रहे हैं ये कि नवजात और शिशु दोनों को ही बच्चा कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार जब तक बालक या बालिका 8 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वो शिशु कहलाते हैं। तो ये बात भी बड़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी। लेकिन हाँ भाई, नवजात जो है वो नया जन्मा हुआ बच्चा जो 1 महीने का होता है। बिल्कुल। तो लेकिन कई कारणों से जब बच्चा माँ के दूध से वंचित हो जाता है तो वंचित ना हो इसके लिए ही व्यवस्था बनाई गई है, जिसका नाम है मिल्क बैंक। जहाँ जैसे कि ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया जाता है, उसी तरह से मिल्क बैंक भी काम करता है। इसमें हमने कार्यक्रम भी किया था, एक हमारी सखी हैं, उनके बारे में हमने जानकारी भी दी थी, उनकी भेंटवार्ता भी रिकॉर्ड की थी, क्योंकि उन्होंने कोरोना के समय उन्होंने देखा कि ज्यादा दूध हो रहा है, तो फिर उन्होंने पता किया बहुत सारी साइट पे, फिर उन्होंने किसी अस्पताल में पूछा, पता किया, तो वहां पता लगा कि हाँ उसका संग्रहण होता है, वहां रखवाया। और इस तरह से उन्होंने बताया कि मैंने जाकर देखा कि वहां बच्चों को दूध दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पोषण की जरूरत है और उनके पास माँ का दूध नहीं है, तो उनको दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें हवा में है, वाकई हो रहा है। कितनी अच्छी बात है ना बुआ जी कि बच्चे को दूध मिल जाता है, और ये काम बहुत अच्छा है। नव प्रसूति तो अपना दूध दान कर ही सकती हैं, यहाँ तक कि जैसे कि आपने कहा सखी की बात कि अगर उनके बच्चे के पेट भरने के बावजूद उनके पास बच रहा है तो उन्होंने दान किया। उन्होंने फ्रिज में रखा और बताया कि ऐसे ऐसे हमको देना रहता था, हम दे देते थे। तो भाई इस तरह से माएँ जो है अपना दूध दान कर दें और अपने शिशु की आवश्यकता से अधिक जो है वो दें। और प्रसव के दौरान शिशु न रहा हो या किसी कारण से भी दूध की हो अधिकता भी होती है, और कभी कभी भाई शिशु नहीं रहा तो भी दे सकती हैं। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। रास्ते बहुत सारे हैं, हम ध्यान नहीं देते, है ना।
बिल्कुल। और मिल्क बैंक में तो दूध का संरक्षण किया जाता है, लेकिन कई माएँ भी घर पर भी संरक्षित करती हैं दूध, क्योंकि कई बार वो अगर अनुपस्थित हैं किसी कारण से, या मान लीजिए वो आराम कर रही हैं, ऐसा कुछ भी है जिस वजह से वो उस वक्त स्तनपान नहीं करवा सकती हैं, तो भी शिशु को पर्याप्त पोषण मिले और वो अच्छी तरह से माँ के दूध से वंचित ना हो। और देखो, माँ के दूध की तो हम सब गुणगान करते ही रहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता होती है, संक्रमण की संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर रहती है, क्योंकि सीधे वो माँ के स्तन से बच्चे के मुंह में जाता है। तो इस तरीके से माँ के दूध का तो महत्व सब जानते हैं। और इस वर्ष की जो थीम है, स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं, शिक्षण एवं समर्थन। तो भाई इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, इसको समर्थन भी देना होगा, क्योंकि बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करो और इसके लिए प्रण करो, संकल्प करो। तो ये हम अब एक और बात अगर इसमें बताएं कि दूध का संरक्षण कैसे कर सकते हैं घर में, अगर माएँ करना चाहें तो, क्योंकि कामकाजी महिलाएं हैं बहुत ज्यादा इस दिनों, तो बहुत ज्यादा लंबी छुट्टी तो उन्हें नहीं मिलती। अगर कुछ वक्त भी घर में बिता सकती हैं, तो भी कोई ऐसा वक्त आ सकता है जब वो उपस्थित ना हो। तो इसके लिए अगर वो संरक्षण करना चाहें तो इसके लिए पंपनुमा यंत्र भी आते हैं, या वो अपने तरीके से भी उसे बिना यंत्र के भी निकाल सकती हैं और उसको रख सकती हैं। तो उसको कैसे रखना होगा? बस केवल स्वच्छता का ध्यान रखते हुए निकालें दूध को। और उसके अलावा संरक्षण करने के लिए खास तरह के जार मिलते हैं, जो कि आपको किसी भी दवाई की दुकान में, मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं। और वहां इस दूध को आप जब इसमें रखते हैं तो 24 घंटे के बाद इसको जमा दिया जाता है, जमा सकते हैं। और जब उपयोग करना है तो इसे किसी गर्म पानी की बोतल के आसपास आप रखें, ताकि वो एक सामान्य तापमान में आ जाए, तब कमरे के तापमान पर आ जाए। लेकिन इसे गर्म नहीं करना है किसी भी हाल में, क्योंकि गर्म करते ही उसकी जो जितनी गुणवत्ता है वो सब खत्म हो जाएगी और हानिकारक हो जाएगा बच्चे के लिए। तो भाई ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात भी फिर से याद करने वाली है कि अपनी जो माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए भी संरक्षित कर सकती है, संग्रहित कर सकती है। तो इस चीज का, इस जागरूकता का फायदा उठाइए, जागरूक बनाइए लोगों को, खुद भी जागरूक होइए। तो देखिए बुआ जी, मुन्ना ही क्यों प्यारा है, मुन्नी क्यों नहीं प्यारी है, बताइए पहले आप। ये कॉमन है, शिशु जैसा है। अच्छा, हाँ, ऐसे ही बहला लिया जाता है, हमें सब समझ में आ रहा है। और कई बार हमें बहलाकर सिनेमा घर भेजा नहीं जाता। तो सुनो, तुम्हें बहलाया जाता है ना, फुसलाया जाता है, मनाया जाता है, तरह तरह की ये प्रलोभन दिए जाते हैं, गुलगुला खिलाया जाता है, जो कहती है वो किया जाता है। तो ये क्या चाहिए? और भैया सिर पर बैठाए हुए हम लोग तुमको। हाँ, ये बात तो सही है। और केवल हम लोग नहीं, श्रोताओं से लेके सब। जी, फिर अब कहोगे कि हम याद कराओ, ये बुआ जी हमें कब सिनेमा लेके गई थी। अरे हमें सब पता है, याद तुम्हें भी है, लेकिन चलो हमारे श्रोता जब गए, उन्होंने बताया, तो चलो पहले उनकी बात बता देते हैं, फिर तुम्हारी भी बताएंगे। बिल्कुल। सिनेमा घर में पहली फिल्म के बारे में हमने पूछा अपने श्रोताओं से अपनी यादें साझा करने के लिए। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मेरी पहली फिल्म है बेटा, जो मैंने सिनेमा घर में देखी थी अपने पापा के साथ। तब मैं बहुत छोटी थी और मैं अपने पापा के साथ परिवार की किसी शादी में दूसरे शहर गई थी। आज भी जब टीवी पर ये फिल्म प्रसारित होती है तो पापा बताते हैं कि ये फिल्म देखते वक्त मैं उछल उछल कर मजे ले रही थी। तो ऐसे ही होते हैं दिन। 7वीं बोर्ड एग्जाम के बाद स्कूल ने हम सभी छात्र छात्राओं को नन्हा फरिश्ता फिल्म दिखाने के लिए इनके शहर के एल्फिंस्टन हॉल में ले गए थे, पटना के। तो ऐसी ही चीजें होती हैं। आप बता रही थी ना, बचपन में लेके जाया करते थे, स्कूल से भी ले जाया जाता था। कभी कभी स्कूल में पर्दे लगा दिए जाते थे और वो चलाई जाती थी, प्रोजेक्टर पर चलाकर भी फिल्म दिखाई जाती थी। कभी कभी कोई तीज त्योहार होता था तो कॉलोनी में भी, सोसाइटी में भी इस तरह से पर्दे पर लगा के होली के समय नमक हराम फिल्म दिखाई गई थी हमारी कॉलोनी में। और ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी हम लोगों ने भी। ऐसे ही शादी ब्याह की बात आई तो याद आ गया कि हमारे एक घर में शादी थी और करीब हम लोग 18 लोग एक संग फिल्म देखने गए। और क्रांति फिल्म आई थी, नहीं पता था कि इतनी हिट फिल्म है, हम तो छोटे थे। और 18 लोग एक साथ गए थे, 1.5 रो करीब भर गई थी लाइन जो थी। और उसमें क्या हुआ कि जब 12 से 3 देखने गए, टिकट पता लगा फुल है, अब टिकट ही नहीं मिला। तो उसमें कई उम्र के लोग थे ना, तो जो उम्रदार लोग थे उनको वहीं हॉल में बिठा दिया गया, एक जगह सीढ़ी के किनारे, आप लोग यहाँ बैठिए, 8-9 लोगों को। फिर ये हुआ कि भूख लगेगी, 6 घंटे का मामला हो गया। तो कुछ लोग घर गए और जितना सामान घर में खाने पीने का पड़ा था वो और चाय जितनी बन सकती थी वो बना के लाया गया। और फिर ये आप लोग यहीं बैठिए, हम लोग ले के आते हैं। फिर उसका अपना मज़ा था। तो जितनी ब्रेड थी वो उसमें अचार रख के, जो पराठा जितना सेका जा सकता था वो सब लेकर आए हम लोग। मतलब जो लोग भी गए थे वो लेकर आए। और चाय भी जो थी वो एक कंटेनर में रख के
लाया गया, थर्मस वर्मस नहीं था, इतने 18 लोगों की चाय आनी थी। हाँ? तो जो कुल्हड़ वगैरह घर में था वो सब लाकर उनको व्यवस्था पूरी की गई। फिर उसमें कोई कहीं बैठा था, एक आध लोग कहीं दूर बैठे थे, उनको जब दिया गया उन्होंने खाया ब्रेड डो, तो बाद में बहुत चिल्लाने लगी क्योंकि पूरा अचार उसी में लगा था और उसके पहले सारे लोग अचार ढूंढ रहे थे। तो इस तरीके से भी व्यवस्थाएं होती हैं, तो कभी अच्छी होती हैं, कभी गड़बड़ होती हैं, बिल्कुल, है ना। और जब सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हुए लाइट चली जाती, पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था, कई बार हमें बताया जाता है कि भाई जब वो लाइट गोल हो जाया करती थी तो या तो इंतजार करना होता था जब लाइट आएगी तो फिल्म वहीं से शुरू की जाएगी या शुरू से शुरू की जाएगी, दोनों काम होता था। तब तक लोग सीटी बजाते रहते थे, खूब मजे मारते थे। तो जो लाइट जाने की बात है उस पर हमारे साथी ने बड़ा मजेदार लिखा है। पिताजी ने पहली बार 1964 में हम दोनों भाइयों को पटना के सिनेमा में स्कूल जाने वाली पोशाक में ही सिनेमा दिखाने ले गए थे, जहां पहली बार बहुत बड़े पर्दे को देखा और उस पर फिल्म आने का इंतजार करने लगा। जब थोड़ी देर हुई तो मैंने पिताजी से पूछ लिया कब शुरू होगा। तब उन्होंने कहा कि जब हॉल की लाइट बंद होगी तब शुरू हो जाएगा सिनेमा। धीरे धीरे लाइट बंद हो गई और सिनेमा शुरू हो गया। बहुत ही मजा आया जब भारत और चाइना के बीच युद्ध होने लगा। मेरा पहला अनुभव बहुत मजेदार रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक और साथी वो लिखते हैं कि सभी विषयों के साथ वो दिन हम याद करेंगे जब सिनेमा घर में पहली फिल्म देखी थी। साल शायद 1961 था, तब मेरी उम्र 10 साल थी और वो फिल्म थी तीर्थ यात्रा। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जैसे हम ईश्वर के दर्शन या पूजा अर्चना करते हैं, बस उसी तरह फिल्म भी तीर्थ यात्रा परिवार के साथ देखी थी। हालांकि पर्दे पर चलते फिरते दिखाई और बोल रहे किरदारों को देखकर कौतूहल के साथ अजूबा भी लगता था। यानी इन्होंने तीर्थ यात्रा की सबसे पहले और हमें पूरा यकीन है कि इनका जो जीवन यात्रा है फिल्म वाली वो बड़ी अच्छी जा रही होगी। तो सही बात है। जी, तो लगातार देखते होंगे। बुआ जी देखिए, इसलिए हमने कहा कि रूठिए मत, आप मैं बहुत प्यार करती है, हमें पता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले शिकायत जरूर की थी, पूछ रहे थे, हम जानना होता है ना कई बार बीच में क्या होता है, क्या होता है, जांच करती रहती है। वो दिन याद करो, तो आप फिर याद दिला देती कि वो दिन याद करो जब तुम्हें पकौड़ियाँ खिलाई थी, रोती रहती थी। कोई फिल्म देखती थी तो आंसू नहीं रुकते थे, किसी में तुम्हारी हंसी नहीं रुकती थी, तो बड़ा पकड़ना पड़ता था। उस तरीके की है कि एकदम उसमें डूब जाते हैं हम। हाँ, तो देखो हमारे साथियों ने भी लिखा है, मैं फिल्म देखते समय बहुत रोया करता था। एक बार हमारे स्कूल से फिल्म दिखाने ले गए, मुझे याद है जो बच्चे रो रहे थे उन्हें मेरे साथ बाहर निकाल दिया गया था। ये भी बहुत अजीब, तो उन्हें फिल्में भी देखने नहीं मिली होंगी। हाँ। हमारे एक साथी कहते हैं कि जहां तक उन्हें याद है उनकी पहली फिल्म इंदौर में थी। 8 या 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखी थी बालक फिल्म। उस दिन बारिश बहुत हो रही थी। पापा ने एक बार तो मना कर दिया कि नहीं चलते, आज बहुत बारिश आ रही है। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए, लेकिन पापा ने सभी के मायूस चेहरे देखकर कहा कि चलो चलते हैं। और हम फिल्म देखकर आए। फिल्म बहुत ही अच्छी थी। उस फिल्म का गाना सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम कई दिनों तक दिलो दिमाग पे छाया रहा और फिल्म बहुत अच्छी लगी इन्हें। तो वाकई अच्छा भी हो गया, और एक बारिश की वजह से न जाना होके फिर जाने मिला, उसका तो मजा आनंद आया होगा। उसका मजा सच बात है, बिल्कुल अलग है। लेकिन छुप छुप के देखने का फिल्म और मजा है। ये लिखती है हम प्यारी बुआ जी, मैंने सिनेमा घर में जो पहली फिल्म देखी थी वो राम लखन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, डिम्पल कपाड़िया और माधुरी दीक्षित की थी। ससुराल में सास ससुर की इजाजत नहीं थी सिनेमा घर में जाकर पिक्चर देखने की। मायके में पापा नहीं ले गए, तो बस समझ लो लड़कियों का तो यही होता है। इन्होंने लेकिन लिखा है कि बेटी गोद में थी मेरी छोटी 1 साल की, तो हस्बैंड जी चोरी से ले गए थे दिखाने के लिए। तो भाई क्या बात है। बिल्कुल। और जब छोटे छोटे बच्चों, इतने छोटे बच्चों को अगर ले जाया जाए सिनेमा हॉल में, तो वो अक्सर जब बहुत ही खास सीन आता है तो वो रोने लगते हैं। तो वो भी उनको भी एक ऐसा लगता है ना कि फिल्म में ज्यादा डूब गई अगर मम्मी हमारी, तो भी हमारा क्या होगा। तो हाँ, उसलिए वो रोने लगते हैं। तो वो जब रोने लगते हैं तो उसके बाद या तो मम्मी को या पापा को, किसी ना किसी को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि सबको फिल्में देखनी होती है, ड्यूटी लग जाती है। लेकिन कई बार हाँ, फिल्में देखते हुए भी रोते हैं कई बार। तो वो कहती हैं, एक हमारे साथी कह रहे हैं कि हमको मम्मी बताती है कि मेरे भाई को छोटे में पहली बार मेरा नाम जोकर फिल्म दिखाने लग गई थी। अच्छा। वो तो उल्टा ही होकर बैठा रहा डर के मारे, आंखें भी बंद रखा। हाँ। अब क्यों डर रहे थे ये तो पता नहीं चला, लेकिन अब उल्टे बैठ के देखने का भी एक अपना आनंद होगा। हाँ, सुन रहे थे यानी कि सुन रहे थे। रेडियो के शौकीन होंगे वो, मैं ऐसा लगता है, तो वो सुन रहे होंगे और भावनाएं आ रही होंगी तो साथ ही साथ जी। हमारे साथी ने लिखा है कि एक गांव 12 भानगढ़ी, कुछ ऐसे इन्होंने लिखा है। मेरी फिल्म थी पहली, शायद तब मैं इतना 3री या 4थी में था। यादें जगाने के लिए धन्यवाद। तो भाई कुछ तो इन्हें याद आ गया। इन्होंने भले ठीक है हमारे संग साझा नहीं की अपनी बात,
मतलब उन्होंने फिल्म जो देखी है उसके बारे में अभी वो सोचेंगे थोड़ा आराम से, अच्छा लगेगा उन्हें। और हो सकता है कि वो उनकी फेवरेट फिल्म हो, या फेवरेट फिल्में कई बार 2-3 फिल्मों के बाद भी बनती है, 4-5 फिल्मों के बाद बनती है, पता ही नहीं चलता ना, पहले तो हम पता करते हैं क्योंकि किसके साथ गए हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप किसके साथ गए और किस मूड से गए हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा बड़ा परिवार हो तो सब लोग इस भी चक्कर में रहते हैं कि पिक्चर हॉल वाला कोई जो मालिक है उससे कहीं परिचय मिल जाए और टिकट फ्री में मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। जब एक दूजे के लिए फिल्म आई थी तब एक बार टिकट का दाम तुरंत बहुत ज्यादा बढ़ा था, 3-3.5 रुपए से सीधे 7 रुपए हो गया था। तो सब लोग बहुत घबरा गए थे कि 7 रुपए मतलब 7 रुपीज मायने रखता था एक जमाने में। तो लोग बहुत नाराज हुए थे और एक बार एक बहुत बुजुर्ग ऐसे ही चले गए थे पिक्चर देखने एक दूजे के लिए। उनको लगा कि नहीं बड़ी अच्छी पिक्चर है, और उसके बाद जब उनको महंगा टिकट भी लगा उनको कि 7 रुपए का टिकट लिया है, बोले हम गए वहां पर, अब वो ब्लैक में था कि नहीं मालूम, फिर बोले मैं धर ऊपर चला गया बालकनी में। तब तो बालकनी और ये सब अलग होता था, ठीक से घुस मतलब पता चलता था कि हाँ बालकनी में है, नीचे है, स्टॉल में कितने की टिकट ली है सब पता चलता था पहले। तो ऊपर गए, बोले बड़े नाराज थे वो चाचा जी, बोले अरे भाई हम ऊपर चले गए, हमें लगा इतना महंगा टिकट लिए हैं। जब ऊपर गए उन्होंने कहा आप नीचे जाइए। बोले नीचे कैसे जाएं? बोले जाना पड़ेगा आपको। तो बोले क्यों? बोले ये 7 रुपए का टिकट जरूर है लेकिन ये आपको नीचे बैठना है। तो बोले बड़ा गुस्सा आया कि इतनी महंगी टिकट हमने क्यों ली। तो ये भी किस्से होते थे पहले। और खाना पीना तो बड़े दूर की बात है, सिनेमा हॉल में कोई खाता वाता नहीं था। हाँ, क्योंकि खाने से आवाजें भी बहुत होती हैं, तो हमें तो लगता है फिल्में देखनी चाहिए, बाहर निकल के खाना चाहिए। और बाहर निकलने का वक्त भी आ गया क्योंकि घड़ी कह रही कि आप बाहर जाके खा सकती हैं, प्यारी बुआ आपको कुछ ना कुछ खिलाएंगी। तो सभी सखियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और नेहा को कुछ खिलाने के वायदे के साथ प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार।